हाँ जी, तो स्टूडेंट्स आज हम एग्जांपल 6.3 सॉल्व करने जा रहे हैं। एक बच्चे की कह लें रिक्वेस्ट पे सॉल्व की जा रही है। तो हमारे यहाँ पे इस बुक के कोर्स में यानी ये जो हमारा कोर्स अपलोड है चैनल पे इलेक्ट्रिक मशीन, उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है मिसिंग हैं। तो हमने उसे सिर्फ जहाँ तक हमने स्टडी किया हुआ है वहाँ तक अपलोड किया हुआ है। जो आपको कमी बेशी नज़र आती है अपनी दफ़ा तो वो आप मुझे व्हाट्सएप पे रब्ता करके बताया करें या कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा ताकि हमें पता चले कि क्या कमी है, उस कमी को फिर हम पूरा भी करते हैं। आप क्या करते हैं, आप कोई कमेंट वगैरह ही नहीं करते, बस छोड़ के चले जाते हैं, तो फिर आपका काम नहीं बनता। तो किया करें यार कमेंट। अब हम आज के क्वेश्चन की तरफ आते हैं। वो कह रहा है 6.3 एग्जाम्पल में यहाँ पे आ 460 वोल्ट 25 हॉर्स पावर 60 हर्ट्स 4 पोल वाई कनेक्टेड इंडक्शन मोटर, यानी कि एक हमारे पास इंडक्शन मोटर है जिसका वाई कनेक्शन किया गया हुआ है। उसके टर्मिनल वोल्टेज 460 है, हॉर्स पावर उसकी 25 है और फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्स पे उसको ऑपरेट करवाया जा रहा है और नंबर ऑफ पोल्स उसके 4 हैं। तो ये डाटा पहले हम यहाँ पे लिखते हैं। ये मैंने कुछ डाटा पहले उसका लिख के रखा हुआ है। तो जैसा कि उसने बताया टर्मिनल वोल्टेज हमारे पास बच्चों कितने हैं, 460। उसके बाद उसने बताया फ्रीक्वेंसी कितनी पे ऑपरेट करवाया जा रहा है, 60 हर्ट्स पे। नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं, हमारे पास 4 हैं, P इज़ इक्वल टू 4 है। और वाई कनेक्शन है। वाई कनेक्शन मीन्स बच्चों इसके जब हमें मतलब कि इसके वोल्टेज निकालने पड़ेंगे ना, तो वाई कनेक्शन के अकॉर्डिंग हमें टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू को जब हम √3 से डिवाइड करेंगे तब जाके हमें इसके मतलब के फेज़र वोल्टेज मिलेंगे। वो मतलब फार्मूला होता है ना, अगर डेल्टा कनेक्शन है उसका अलग है और वाई कनेक्शन है तो उसका अलग है। तो देखो बच्चों आगे हम बात करते हैं। आगे उसने बोला हुआ है हैज़ द फॉलोइंग इम्पीडेंसेस इन ओहम पर फेज रेफर टू द स्टेटर सर्किट, यानी कि जो स्टेटर आपका सर्किट है ये आपको ऊपर गिवन है स्टेटर सर्किट, ठीक है। इसमें जो आपके वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज़ आपको गिवन है, ठीक है। यहाँ पे वो मैंने लिख के रख ली हुई है। आगे वो कहता था टोटल रोटेशनल लॉसेज आर 1100 वाट एंड आर एज्यूम टू बी कांस्टेंट, यानी कि जो रूटर के रोटेशनल लॉसेज आते हैं आपको वो 1100 वाट है, यानी ये पावर दी गई हुई है रूटर के लॉसेज की, जितना पावर लॉस आ रहा है। और वो कांस्टेंट कहता है, अज्यूम कर लो। ये कांस्टेंट क्यों कह रहा है, क्योंकि उसकी वजह ये है बच्चों ये चेंज होता रहता है हर दफ़ा, ठीक है। हर रोटेशन पे ये चेंज हो रहा होता है। तो अभी हमने इसको कांस्टेंट ले लिया, तो रोटेशनल पावर लॉसेस हमारे पास कितने हैं जी, 1100 वाट। देन आगे वो आके कहता है, देखें आगे वो कह रहा है द कोर लॉस इज लम्प्ड इन विद द रोटेशनल लॉसेस। चलें ये तो एक अलहदा बात है, यानी कोर लॉस भी इसी के अंदर आ जाते हैं। आगे वो कहता है फॉर अ रूटर स्लिप ऑफ 2.2% एट द रेटेड वोल्टेज एंड रेटेड फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो रूटर स्लिप आ रहा है एस की बात कर रहा है, एस की वैल्यू गिवन है हमें 2.2% है। इसको परसेंटेज को हटाने के लिए आपको पता है हम वैल्यू को 100 से डिवाइड कर देते होते हैं। इसका मतलब मुझे एस दिया गया 2.2%, तो मैं 2.2 को परसेंट से यानी कि सिंपल फॉर्म में लिखने के लिए 100 से डिवाइड करता हूँ तो ये आ जाएगा 0.022, ठीक है जी। ये मेरे पास एस की वैल्यू आ गई। आगे देखें वो कहता है आपकी जो मतलब इस पे इस रेटेड फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज पे आपकी जो मोटर है वो ऑपरेट कर रही है और आपने करना क्या है, ए पार्ट में फाइंड द मोटर स्पीड। स्पीड मोटर की स्पीड आपने फाइंड आउट करनी है, सिंक्रोनस स्पीड भी बतानी होगी इसका मतलब, और मोटर की सिंपल स्पीड भी। तो हमारा जो पार्ट ए है वो स्टार्ट होता है जी यहाँ से। आपको जो फार्मूला याद होगा, हमारा जो सिंक्रोनस स्पीड फाइंड आउट करने का फार्मूला होता था एन का, वो हमारे पास होता था 120 टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पोल्स। तो सिंपल सी बात है, 120 इंटू फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट करो 60 है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पोल्स 4 हैं, तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारे पास बच्चों आता है 1800। और आपको पता है सिंक्रोनस ये जो रेवोल्यूशन होती है इसकी हमारे पास जो यूनिट होता है वो होता है रेवोल्यूशन पर मिनट। और अगर आप इसको ओमेगा फाइंड आउट करना चाहो एंगुलर स्पीड को, एंगुलर सिंक्रोनस स्पीड, तो उसका हमारे पास क्या फार्मूला होगा, इस एंगुलर में इसको जस्ट कन्वर्ट किया जाएगा एन के इसके मतलब इस वैल्यू को। देखें कैसे, एक रेवोल्यूशन है उसको मुझे कन्वर्ट करना होगा रेडियन में, क्योंकि ओमेगा का यूनिट होता है रेडियन पर सेकंड, मिनट को सेकंड में और रेवोल्यूशन को रेडियन में। तो रेवोल्यूशन को रेडियन में कन्वर्ट करने का तरीका कार है बच्चों, वैल्यू को 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दो तो वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। और जो आपका यानी कि ये जो मिनट है, मिनट को सेकंड में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, एक मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 60 से यानी कि जस्ट एक मिनट को 60 सेकंड लिख दो। तो मैंने क्या किया, मिनट बटे में था तो बटे में 60 लिख दिया बस। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, देखते हैं, चेक करते हैं। 1800 ज़रबे, यार ये क्या कर दिया मैंने, बैक तो जाओ, 1800 ज़रबे 2 पाई देन डिवाइडेड बाय 60, 188.5 रेडियन पर सेकंड,
ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ गई अपनी सिंक्रोनस स्पीड। अब मोटर की रूटर स्लिप स्पीड हमने फाइंड आउट करनी है NM। तो उसका फार्मूला क्या होगा? उसका फार्मूला बच्चों आपको याद होगा, हमने स्टडी किया था 1 - S मल्टीप्लाई विद सिंक्रोनस स्पीड। ये रूटर की स्लिप स्पीड होती है, ठीक है, रूटर साइड स्पीड। तो रूटर की मैकेनिकल स्पीड हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। ये फार्मूला मैंने आपको स्टडी करवाया हुआ है स्टार्ट में, तो आप लेक्चर्स अगर लें तो आपको पता चल सकता है, अगर अदरवाइज आपकी बुक में ये लिखा हुआ है। तो ये मैं एज उसका पार्ट बी करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको मैं 2 से मेंशन आउट कर रहा हूँ। तो इसमें वैल्यू अगर पुट करते हैं 1 माइनस, आपको पता है इसकी वैल्यू हमने निकाली हुई है 0.022 एंड सिंक्रोनस आपके पास है 1800। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं कितना आता है। 1 - 0.022 देन मल्टीप्लाई विद 1800। तो ये बच्चों हमारे पास आ जाता है 1760। यानी इतना रूटर साइड पे जो देखें ये स्पीड मिल रही है उसको अपने स्टेटर को, और रूटर को सिर्फ इतनी स्पीड मिल रही है, यानी कि थोड़ा सा लॉस आ रहा है स्पीड में, लॉसेस की वजह से स्पीड कम हो रही है दूसरी साइड पे जाके। तो ये आपको पता है यूनिट तो वही होगा रेवोल्यूशन पर मिनट। और अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहो एंगुलर स्पीड की फॉर्म में, फाइंड आउट करना चाहो ओमेगा एम, तो वो क्या चक्कर होगा, वही यानी कि 1760.4 को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आप 2 पाई से मल्टीप्लाई करें, और सेकंड को यानी सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मिनट को 60 से डिवाइड कर दें। तो इसको अगर मैं 2 पाई से मल्टीप्लाई करवाता हूँ जी, 2 पाई देन डिवाइड करवाता हूँ 60 से, तो क्या आता है 184.3 रेडियन पर सेकंड। ठीक है जी, ये आपके पास आ गई दोनों वैल्यूज़। अब हम चलते हैं बी पार्ट पे। ये स्पीड्स आपने मालूम कर ली हैं, ठीक हो गया। अब बी पार्ट में उसने मुझसे कहा हुआ है, जो बच्चे यहाँ पे फंसते हैं वो मैं आपको बताता हूँ क्या। स्टेटर करंट, स्टेटर करंट यानी स्टेटर साइड की करंट मालूम करने को कह रहा है। तो देखो यार, स्टेटस का ये जो सर्किट आपको बना के दिखाया गया हुआ है, यही हमारी I1 ही तो हमारी स्टेटर करंट है। स्टेटर साइड पे ये जो करंट है यही हमारी स्टेटर करंट है। I1 हमने मालूम करना है असल में। तो देखें बच्चों, अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ हमारे पास आई का क्या फार्मूला होता है, V/R। ये जो स्टेटर करंट है I1, ये निकलती है V5 में से, इस वोल्टेज में से। अब ये VT नहीं है, टर्मिनल वोल्टेज नहीं है, ये V5 है। यानी कि जिस तरीके से आपने अपने मोटर को यानी ऑपरेट करवाया होगा, कनेक्ट करवाया होगा, उस लिहाज से ही वो उसके वोल्टेज आएंगे। अब ये है वाई कनेक्टेड, तो वाई कनेक्टेड के लिए हमें फेजर वोल्टेज फाइंड आउट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो वो मैं निकालता हूँ अभी। तो देखें अभी आप कंसेप्ट समझें, मुझे I1 को निकालने के लिए क्या करना होगा, V/R करना होगा। V तो मेरे पास मौजूद है, लेकिन ये R नहीं है, ये इम्पीडेंस है। इसमें कुछ पार्ट्स ऐसे भी हैं जिनका मुझे मतलब कि इमेजिनरी पार्ट गिवन है। इमेजिनरी मीन्स यानी कि वो इम्पीडेंस है, इम्पीडेंस। और उस इम्पीडेंस या इम्पीडेंस तो है, लेकिन इसको कुछ और कहते हैं, इम्पीडेंस एडमिटेंस। हाँ जी, एडमिटेंस है। तो देखें सबसे पहले नंबर पे मेरे पास ये पार्ट मौजूद है, ये इतना, ठीक है। और देन ये एक पार्ट मौजूद है, देन ये एक पार्ट मौजूद है। मुझे ओवरऑल इसको सॉल्व करके टोटल रेजिस्टेंस निकालनी होगी, यानी टोटल इंपीडेंस। उसको अगर मैं डिवाइड करवा दूं, वोल्टेज को अगर डिवाइड करवा दूं उससे टोटल इंपीडेंस पे, तो मुझे I1 मिल जाएगा। ये असल चक्कर है I1, क्योंकि आगे जाके हिस्सों में डिवाइड होता है, तो यही कंसेप्ट होता है ओवरऑल। तो देखें मैं इनको फाइंड आउट करूंगा। अब यहाँ पे ना मुझे RC की वैल्यू कोई नहीं गिवन, कोर लॉसेस कोई नहीं गिवन, और उसने ये भी कहा था आर द कोर लॉस इज लम्प्ड इन विद द रोटेशनल लॉसेस। तो यानी वो लंप हो चुके हैं, यानी वो इस वक्त कह लें ना होने के बराबर हैं। तो डैट्स वाई ये तो बीच में से ख़त्म, RC ख़त्म। तो इसकी अगर मैं आपको शेप बनाकर दिखाऊं ना यहाँ पे, तो ये कुछ ऐसे है, देखें यहीं पे बनाता हूँ। इन दोनों को अगर मिलाकर लिखूं तो एक इम्पीडेंस बन जाएगी, जिसका नाम मैं रख देता हूँ Z1, ठीक है बच्चों। ये देखो Z1, इन दोनों को मिला के। उसके बाद आगे एक ये इम्पीडेंस है जिसका नाम आपके पास आ जाएगा लाइक Z2 कह देता हूँ इसको, ठीक है। और उसके बाद ये लास्ट में एक इम्पीडेंस है, इन सबको मिला के जो इम्पीडेंस बनेगी वो होगी Z3। अब देखें मुझे टोटल इंपीडेंस निकालनी है, टोटल यानी कि रेजिस्टेंस जिसको आप कहते हो, यानी इंपीडेंस। यार कुछ बच्चे होते हैं जिनको ये कंसेप्ट नहीं होता कि इंपीडेंस और रेजिस्टेंस एक ही चीज़ है। तो इनका क्या कंसेप्ट बन रहा है, ये देखें Z3 और Z2 का आपस में, जब बच्चों देखो जब दो रजिस्टर या दो इंपीडेंसेस के बीच में अपर और लोअर टर्मिनल कॉमन हो तो वो पैरेलल में होते हैं, और जब सिर्फ एक टर्मिनल कॉमन हो तो वो सीरीज में होते हैं। ये चीज़ मैं बता चुका हूँ। तो देखें इनका अपर टर्मिनल यहाँ पे कॉमन हो रहा है Z2 और Z3 का, और लोअर टर्मिनल यहाँ नीचे कॉमन हो रहा है। यानी पहले मुझे इन दोनों का पैरेलल निकालना पड़ेगा, देन जो भी इंपीडेंस आएगी वो Z1 के साथ सीरीज में लग जाएगी। ये देखें कैसे, इन दोनों का जो भी आता है ना रिजल्ट, मैं उसको इस तरह से देखें, इन दोनों को उतार के उसकी एक यानी इंपीडेंस लगा दूंगा ऐसे। तो आगे क्या होगा, आगे यानी वो जो भी होगा Z जो भी होगा वो हमारे पास इसके साथ देखो एक टर्मिनल सिर्फ कॉमन कार होगा, बाकी दोनों का टर्मिनल ओपन है। तो यानी टोटल इंपीडेंस ZT जो मुझे मालूम करनी होगी वो इन दोनों के सम के बराबर होगी। तो ये सारा कंसेप्ट है। अब यहाँ पे ज़रा आपने गौर करना है, मैं इसको सॉल्व करना स्टार्ट करने लगा। पहले Z1 हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। Z1 ये देखें मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। Z1 इज इक्वल टू, आपने जैसा कि देखा क्या है, R1 + JX1।
यानी कि दोनों का सीरीज कम्बिनेशन है ना आर का और जे एक्स का, क्योंकि एक टर्मिनल सिर्फ ये दोनों कॉमन कर रहे हैं, तो ये सिंपल आ गया। और ये वैल्यूज़ ऊपर लिखी हैं, जस्ट पुट कर दो। आर की क्या वैल्यू है हमारे पास, R1 की 0.641 और जे X1 की वैल्यू आ गई 1.106। ठीक है जी ओहम, ये आपके पास आ गया ओवरऑल। अब मैं अगर Z2 को Z2 और ये बच्चों ये देखो, मैं Z2 और Z3 को एक ही नाम देना चाहता हूँ, यानी कि मैं इसको ऐसे अलग-अलग सॉल्व नहीं करना चाहता। ये चलें यार कर लें, कोई मसला नहीं है। आपके लिए ये भी यार हम कबूल करते हैं। देखो Z2 सेंटर में लगा हुआ है, जैसा कि मैंने बताया कोर लॉसेस इस वक्त है ही कोई नहीं। RC की ये जो वायर है ना, ये समझे कट है यहाँ से, ये है ही कोई नहीं, यानी ज़ीरो है ये वैल्यू। तो ये अगर ज़ीरो है यानी सिर्फ ये बचा, तो इस वायर में सिर्फ इस वक्त XM है, XM जे XM। तो ये जे के साथ XM ज़रब खा जाएगा और Z2 आ जाएगा, यानी कि हमारे पास आ जाएगा Z2 इज इक्वल टू जे XM, जो कि आपको पता क्या है, XM की वैल्यू आपके सामने वो लिखी हुई है 26.3, यानी आपके पास है J 26.3 ओहम। अब हमें चाहिए Z3 यानी मैं थर्ड वायर को जाके टच करने लगा हूँ, ये वाली वायर को, यहाँ से लेके यहाँ तक की वायर। तो इसका मतलब मुझे Z3 को फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा, देखें ये और ये तीनों जो हैं, इन तीनों को सम अप करना होगा। कैसे, देखें इन तीनों के दरमियान वायर का सिर्फ एक एक टर्मिनल कॉमन है, तो ये तीनों सीरीज़ में है। सीरीज़ में आपको पता है रेजिस्टेंसेज ऐड हो जाती हैं। तो ये जो है ना, ये कन्वेंशनल साइड की वजह से ये जो हमारे पास रेजिस्टेंस है R2 उसका एक तरफ होता है अपना रूटर की साइड पे और एक तरफ कन्वेंशनल साइड पे। तो ये दोनों साइड पे होने की वजह से R2 का दो तरफ करदार है। ठीक है, डेट्स वाई ये इस तरह से दो दफ़ा R2 को लिखा गया हुआ है, यानी एक दफ़ा स्लिप स्पीड के साथ और एक दफ़ा अलहदा से। ठीक है, तो आप ओवरऑल इन तीनों वैल्यूज़ को जमा करके Z3 मालूम कर लें। ठीक है, तो आपके सामने ये JX2 प्लस R2 इंटू 1 माइनस S ओवर S, ये आपको शेप याद रखनी चाहिए। पता नहीं है क्वेश्चन में मेरे हाल में तो गिवन नहीं होगी, तो यानी आपको क्या करना होगा, इस शेप को याद रखना पड़ेगा। इसी वजह से थ्योरम्स याद रखने पड़ते हैं, अदरवाइज काम नहीं बनता। JX2 प्लस R2 इंटू S सॉरी 1 माइनस S ओवर S, ये आपके पास फार्मूला आ गया। अब इसको सॉल्व करें। देखें इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ, JX2 को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, वैल्यू बाद में पुट करते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखें इन दोनों का अगर मैं लेता हूँ LCM, तो मेरे पास S LCM आ जाता है। इसके बटे में कुछ भी नहीं है, तो S ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो S R2 आ गया। ठीक है, देन अब R2 को इस R2 के बटे में S मौजूद है, यानी कि ये एज इट एज ऊपर वाली टर्म आ जाएगी, तो ये R2 अंदर मैं मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। देखिए प्लस R2 एक दफ़ा आ गया, फिर R2 जब S से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस S R2 आ गया। अब देखिए हो क्या रहा है, ये दोनों कट गए और R2 ओवर S आ रहा है। अब मैं वैल्यूज़ अगर पुट करना स्टार्ट करता हूँ, तो X2 की वैल्यू भी आपके सामने ऊपर लिखी हुई है, तो ये आ जाएगा J 0.464। ठीक है जी, एक तो ये आ गया प्लस, आगे ये आपने जैसा कि देखा ये दोनों कट गए, सिर्फ R2 ओवर S है, तो R2 की वैल्यू आपके पास ऊपर मौजूद है 0.332 डिवाइडेड बाय S की वैल्यू भी आपको पता ही है 0.0222, ये हमने निकाली हुई है। ठीक है, इसको फाइंड आउट कर लें और आपका Z3 आ जाता है, फिर हम इसको सॉल्व करके अपना इम्पीडेंस टोटल निकाल के करंट फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है जी, Z3 है तो 0.332 डिवाइडेड बाय 0.022, तो ये मेरे पास आता है बच्चों 15.1, ये वैल्यू आती है 15.1। तो 15.1 ये रियल पार्ट है, तो इसको शुरू में लिख रहा हूँ, इमेजिनरी पार्ट को साथ में लिख देता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये आपके पास आ गया जी। ठीक है, और हम इसलिए साथ में लिख रहा हूँ क्योंकि ये यूनिट है इम्पीडेंस का। तो अब मुझे देखें इन तीनों को इन तीनों से ZT हासिल करना है, टोटल इम्पीडेंस, ताकि मैं ओवरऑल अपना करंट फाइंड आउट कर सकूँ। मैंने करंट का नाम नहीं था शुरू में लिखा कि क्या फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ, तो चलिए वो बाद में लिख लेते हैं। अब जैसा कि हम चल ही पड़े हुए हैं पार्ट 2 के लिए, ये पार्ट B ही थोड़ा सा है कंसेप्चुअल, और आगे इतना काम कंसेप्चुअल को नहीं है। अब देखें जैसा कि मैंने आपको ये सर्किट बनाकर दिखाया था कि Z2 और Z3 आपस में पैरेलल में और Z1 उनके साथ सीरीज़ में, यानी ये क्या होगा Z1 प्लस आगे इन दोनों का पैरेलल कम्बिनेशन कैसे निकाला जाता है, ऊपर मल्टीप्लिकेशन नीचे सम। तो ज़रा देखिएगा ZT इज इक्वल टू Z1 प्लस, क्योंकि ये सीरीज़ में है अगले कम्बिनेशन के साथ, कौन से कम्बिनेशन, Z2 पैरेलल विद Z3। तो ये ओवरऑल कंसेप्ट है, आपके सामने मैंने लिख के दे दिया। अब इसको सॉल्व कर लें क्योंकि आपने खुद देखा है, तो सॉल्व करते हैं। देखें Z1 की कितनी वैल्यू है, Z1 को अभी मैं एज इट एज रहने देता हूँ, इनके अंदर वैल्यूज पुट करता हूँ। यहाँ अभी इनका फार्मूला लिखता हूँ आपके सामने। ये देखें फार्मूला क्या होगा, Z2 मल्टीप्लाई बाय Z3, क्योंकि जब आप सॉल्व करते हैं ना पैरेलल कम्बिनेशन को इस तरह से करते हैं, ऊपर मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, नीचे सम कर देते हैं, जब दो कंपोनेंट सिर्फ हों। अगर दो से ज़्यादा फिर उनके लिए एक अलग फार्मूला होता है। तो ZT आपके पास क्या आएगा, देखें Z1 की वैल्यू कितनी थी जी, 0.641 प्लस J 1.106। ठीक है, प्लस Z2 की वैल्यू जी, अब ये मैं ब्रैकेट में लिखना चाहूँगा इनकी वैल्यूज़। Z2 की वैल्यू है J
26.3, ठीक है, इनटू Z3 की वैल्यू जो कि है 15.1 प्लस J 0.464। ये सारा काम बच्चों आपको कैलकुलेटर करके दे देगा, मल्टीप्लिकेशन, सम वगैरह सब कुछ आपने जस्ट पुट करना है, जैसे मैं करूँगा आपको बताता हूँ कैसे। सेंटर में प्लस है और आगे 15.1 प्लस J 0.464, तो ये आ गया, ठीक है जी। अब इसको देखें कैलकुलेटर पे कैसे पुट करना है, और आपको कैलकुलेटर ऐसे क्या लें, शुफ करके ना वैल्यू दे देगा। अब ये मैंने आपके लिए ना अपना कैलकुलेटर रीसेट कर लिया। आपने देखे करना क्या है, आपने डायरेक्ट यहाँ पे ऑन जैसे किया कैलकुलेटर मोड पे गए, ये नंबर 2 पे कम्प्लेक्स लिखा हुआ है, ये आपने 2 करके कम्प्लेक्स मोड में चला जाना है, ठीक है, क्योंकि ये जो आपका जे है ना ये आयोटा होता है असल में, तो आयोटा पुट करने के लिए हमें कम्प्लेक्स मोड में जाना पड़ता है। तो देखिए आपने करना क्या है, सिंपल सी बात है, आपने यहाँ पे इस्तेमाल करना है पहले नंबर पे ये वाला पार्ट हम लिखते हैं, ठीक है, इसको हल करके जो आंसर आएगा उसमें ये वाला आंसर ऐड कर देंगे, या ओवरऑल सारा ही कर लें। ये देखें कैसे, ये मैं करता हूँ, पहले ब्रैकेट का इस्तेमाल करें 0.641। ये जो बच्चों इनके साथ जे है ना, ये आपने बाद में लिखना है, यानी पहले इनका नंबर लिखें फिर साथ में आयोटा लिखें। देखें कैसे, 0.641 प्लस 1.106 और आयोटा ये ENG के ऊपर होता है, इसी को दबाओगे तो आयोटा आ जाएगा, कोई और बटन दबाने की जरूरत नहीं, सिर्फ ENG दबाया और आयोटा आ गया। इसको बंद किया ब्रैकेट को, प्लस अब ये पहले ही आपने बटा ले लेना है, ठीक है, बटा लेके आगे फिर ये वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लिकेशन और नीचे सम वगैरह कर लेना है, ठीक है। देखें 26.3 आयोटा, ठीक है, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने बोला है यहाँ पे आपने आयोटा को बाद में लिखना है कैलकुलेटर में, अदरवाइज वो एरर दे देता होता है, पहले नहीं लिखना, जैसे यहाँ पे हम जे पहले लिखते होते हैं। आगे 15.1 प्लस 0.464 आयोटा डिवाइडेड बाय 26.3 आयोटा प्लस 15.1 प्लस 0.464 आयोटा। अभी देखें मैं इज इक्वल टू करता हूँ और आपके सामने आंसर आ गया 11.7 प्लस 7.8, 11.7 प्लस 7.8, 11.7 प्लस 7.8 जे, ये आपकी टोटल इंपीडेंस आ गई जो आपको चाहिए थी। अब देखें मुझे अपनी करंट फाइंड आउट करनी है, स्टेटर करंट I1 जिसका नाम है वो फाइंड आउट करनी है, उसके लिए मुझे फेजर वोल्टेज चाहिए, V5 चाहिए। वो कैसे फाइंड आउट करूँगा V5, सिंपल सी बात है, वाई कनेक्टेड है तो वाई कनेक्टेड के अंदर हमारे पास फेजर वोल्टेज फाइंड आउट करने का बच्चों ये तरीकाकार होता है, टर्मिनल वोल्टेज को √3 से डिवाइड कर दो। टर्मिनल वोल्टेज आपके पास कितने थे, 460, वो देखें वो लिखे हुए 460, तो 460 को जब आप डिवाइड करोगे √3 से तो आपको मिल जाएंगे आपके टर्मिनल वोल्टेज। तो मैं अभी निकालता हूँ 460 डिवाइडेड बाई √3, तो ये मेरे पास आ रहा है 265.6, सॉरी वोल्ट आता है, वोल्ट, ठीक है। अब देखो बच्चों I1 सिंपल मैंने आपको बताया फार्मूला क्या है, टोटल करंट है ये, तो टोटल करंट इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस या इंपीडेंस, यहाँ पे तो इंपीडेंस है ना, तो इंपीडेंस आ जाएगा बटन में ZT। तो ये देखें फार्मूला बन गया, वैल्यू पुट करो 265.6 डिवाइडेड बाय ZT, जो कि आपके पास ये आई है वैल्यू 11.7 प्लस J 7.8। अगर आपका कैलकुलेटर फेजर यानी इस मोड में होगा ना, ये जो आपको मोड बताया कम्प्लेक्स मोड में, तो ये इजीली सारा काम आप करते जाओगे। डिवाइडेड बाय, ये देखें मैंने वो आंसर जो आया था उसी को डिवाइडेड बाय कर दिया, ठीक है, डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में ये वैल्यू सारी लिखो, 11.7 प्लस अपना 7.8 आयोटा। तो ये देखिए ये आपको दे रहा है 15.7 माइनस दिस, ये आपने ना इस फॉर्म में नहीं लिखना, आपने इसको लिखना है फेजर फॉर्म में। फेजर मींस यानी वोल्टेज यानी कि मैग्नीट्यूड इनटू आगे आपके एंगल होना चाहिए। तो वो कैसे कर सकते हैं, ये देखो शिफ्ट का बटन दबाओ, ठीक है, और यहाँ पे ये 2 के ऊपर कम्प्लेक्स लिखा होता है, 2 दबाओगे तो ये फॉर्म आ जाएगी। अब ये बता रहा है कि ये R से मुराद होती है आपका यानी मैग्नीट्यूड और ये एंगल, ये तीसरे नंबर पर आप 3 दबाओ यहाँ पे, तो ये चला गया उस फॉर्म में। ये कह रहा है आंसर को इस फॉर्म में ले जाऊँ, हाँ जी बिल्कुल, इज इक्वल टू, तो ये आपका आंसर उस फॉर्म में चला गया 18.9 या 18.88 लिख लेते हैं, 8 कहते हैं वैसे तो यार, गलत ना कह दीजिएगा मुझे, -33.69 डिग्री, ये है, ये डिग्री होती है आगे, एंगल डिग्री होता है डिग्री में। तो ये आपके पास करंट आ गई है एम्पेयर, ठीक है। तो ये आपने अपना पार्ट बी भी हल कर दिया। अब पार्ट सी पे चलते हैं। पावर फैक्टर उसने पूछा हुआ है पार्ट सी में, मैं आपको दिखा देता हूँ। पार्ट सी तो मैं कहता हूँ एक चुटकी का काम है। ये देखो वो कह रहा है पावर फैक्टर पार्ट सी में, तो पावर फैक्टर फाइंड आउट होने लगा जी। पावर फैक्टर का बच्चों सिंपल सा तरीकाकार होता है, ये जो एंगल यहाँ पे आया होता है ना, उसी का हमने क्या करना होता है, अपना लेना होता है यार, काज लेना होता है, हाँ जी बिल्कुल। अगर ये एंगल यहाँ पे बच्चों माइनस में आया होगा ना, तो इसका मतलब है आप
यानी जस्ट जो भी आपका आंसर आएगा ना उसके साथ लैगिंग लिख देंगे। अगर ये प्लस में आया होता है तो आप लीडिंग लिख देते हैं, ठीक है, ये चक्कर होता है। अब ये माइनस में है तो मैं वैल्यू तो यहाँ पे ये पुट करता हूँ, ये जस्ट आपने ये नंबर पुट करना है जो लिखा हुआ है, माइनस के साइन को यहाँ पे इग्नोर करना है, ठीक है। अदरवाइज काज वैसे भी माइनस का साइन ख़त्म कर देता होता है, आप माइनस भी लिख के चेक कर सकते हो लेकिन वो ज़रूरत नहीं है। तो ये है, ठीक है, इसको कास की इसके ऊपर अप्लाई करके देखते हैं। कास 33.69, तो ये बच्चों आ रहा है 0.833, सॉरी 832 आ रहा है। लैगिंग आपने आगे लिखते हैं ना, लैगिंग। लैगिंग क्यों लिखा है मैंने बताया, यहाँ पे अगर माइनस का साइन हो तो लैगिंग होता है, प्लस का साइन हो तो लीडिंग होता है। तो ये लैगिंग कर रही है, इतने मतलब एंगल से लैग कर रही है हमारी करंट। अब नेक्स्ट इसके डी पार्ट की बारी आती है। डी पार्ट में क्या कहा जा रहा है जी हमें ये देखो बच्चों, डी पार्ट में वो कह रहा है कन्वेंशनल पावर निकाल के दो, और साथ में ये उसने लिखा हुआ है आउटपुट पावर, ठीक है, आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, आउटपुट पावर असल में उसने लिखा हुआ है। तो कन्वेंशनल और आउटपुट पावर के लिए सबसे पहले मुझे इनपुट पावर की ज़रूरत होगी, और इनपुट पावर कैसे फाइंड आउट की जाती है वो तो मैं आपको बता ही देता हूँ, लेकिन उससे पहले जस्ट एक मिनट दीजिएगा मुझे। ये आपके पास आ गया मैं, ये देखें, ये कुछ फार्मूलाज हैं जो मैंने तो आपको यहाँ पे इस पे लेक्चर नहीं दिया क्योंकि ये लेक्चर देना इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। ये फार्मूलाज, ठीक है, स्टेटर कॉपर लॉसेस एंड वगैरह वगैरह, ये सारे जो है ना यार इतने मुश्किल नहीं है जो आपको अलहदा से इन पे लेक्चर दिया जाए। देखिए एजी में से RCl माइनस हो रहा है और एक्सेट्रा, ये यानी इतना मुश्किल नहीं है। तो ये आप ना चाहें तो यहाँ से प्रीवियस में देख सकते हैं, पेज नंबर 3 to 5 है बुक का, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। मैं अभी अप्लाई करके दिखाऊंगा। हमें देखो बच्चों, हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे क्या नाम है, सबसे पहले नंबर पे ये हमने ना आपका, ये आप हमारी एग्जांपल 6.2 देखेंगे ना, वहाँ पे हमने बताया हुआ है कैसे मतलब कि पावर फाइंड आउट की जाती है। मुझे कन्वेंशनल पावर फाइंड आउट करनी है, तो कन्वेंशनल पावर के लिए मुझे एयर गैप पावर चाहिए। एयर गैप को पावर को फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है ये देखें, एयर गैप पावर AG से मेंशन की जाती है। इसका फार्मूला P इन यानी इनपुट पावर माइनस स्टेटर कॉपर लॉस पावर लॉसेस तो ये फार्मूला होता है। इनपुट पावर कैसे फाइंड आउट की जाएगी और स्टेटर कॉपर लॉस कैसे, ये देखें, ये आपके सामने फाइंड आउट होने लगी है। इनपुट पावर का जो फार्मूला होता है √3 टाइम्स ऑफ आपके टर्मिनल वोल्टेज मल्टीप्लाई विद आपकी इनपुट करंट जो I1 आपके पास आई हुई है, ठीक है, और इसको आप मल्टीप्लाई देते हो cos थीटा से। ये ओवरऑल इसका फार्मूला है, ठीक है, यानी आपके टर्मिनल वोल्टेज को √3 से आप ज़रब दोगे वाई कनेक्शन में √3 से ज़रब देंगे। ये ओवरऑल इसका फार्मूला वैसे यही रहता है, √3 टाइम्स ऑफ टर्मिनल वोल्टेज I1 cos थीटा। अदरवाइज अगर आप इसको गौर से देखो ना, ये आपके फेजर वोल्टेज कह रहा है, क्योंकि फेजर वोल्टेज VT और √3 के बराबर थे। तो अगर आप इसका फार्मूला वैसे याद रखना चाहो तो सिंपल सी बात है इनपुट पावर बच्चों होती कौन सी है, मैं अभी आपका काम ही आसान कर देता हूँ। ये देखें, इनपुट पावर वो होती है जो हमें स्टार्ट में मिल रही होती है इनपुट पे, ये V5 इस पॉइंट पे अगर मैं अपनी पावर फाइंड आउट करना चाहूँ तो क्या फार्मूला होगा, वोल्टेज इंटू करंट, इनपुट वोल्टेज इंटू इनपुट करंट, यही होगा ना। तो इनपुट वोल्टेज है फेजर वोल्टेज और इनपुट करंट है I1, और I1 के साथ उसका थीटा भी मौजूद है, डेट्स पे cos थीटा भी साथ में आ गया, ठीक है। तो ये चक्कर है, ये असल में फार्मूला ऐसे बनता है। तो V5 आपने निकाले थे, वो आपके पास आए थे कितने यार, यहाँ पे लिखे होंगे। तो ये आपको देखे ना, बुक वाले ने कितना मुश्किल में डाला हुआ है, डायरेक्ट बताता क्यों नहीं है, इनपुट वोल्टेज फाइंड आउट यानी पुट किए गए हुए हैं। तो ये 265 हमने पुट किए थे, ये देखें, ये है V5 265.6। आगे करंट की बात करूं, I1 का बच्चों आपने सिर्फ ना ये जो रियल पार्ट है वो पुट करना है। ये देखें, ये जो 18.88 है ना, ये सिर्फ हमने पुट करना होता है, ये साथ में ये एंगल नहीं पुट करना होता यहाँ पे पावर के केस में। ये चीज़ आपने याद रखनी है, यहाँ पे सिर्फ रियल पार्ट की बात की जा रही होती है। ये रियल पार्ट होता है, ये इमेजिनरी पार्ट होता है, फेजर पार्ट जिसे कहते हैं। आगे काज ऑफ थीटा तो आपको पता ही है कितना ही है हमारा, 33.69। तो ये पुट हो जाएगा आगे 33.69। आप चाहे तो इसका यानी यही वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही है काज ये कितना आता है, तो आप डायरेक्ट ये भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास कितनी आ जाती है, ये आती है 12। मैं एक दफ़ा यार कैलकुलेट करके देखना चाहूँगा, क्योंकि ये बुक वाले के अकॉर्डिंग तो नहीं चलना चाहिए, खुद से भी कुछ करना चाहिए। क्या पता बुक वाला कहीं पे कैलकुलेशन में मिस्टेक करता है। ये आता है, हाँ जी बिल्कुल की हुई है इसने मिस्टेक, की हुई है। नहीं सॉरी बच्चों, मुझसे मिस्टेक हो रही है। वो ये है कि यहाँ पे सॉरी मैंने आपको बताया ना कि आप V5 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो वो पता कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि वाई कनेक्शन है, तो वाई कनेक्शन मीन्स आपको पता है 3 वायर्स जा रही हैं। वाई कनेक्शन में ये होता है, वाई कनेक्शन से आगे 3 वायर्स जा रही होती हैं। तो 3 वायर्स मीन एक तरफ V5, फिर दूसरी तरफ V5, फिर तीसरी तरफ V5, यानी कि 3 V5 जा रहे हैं। तो यानी यहाँ पे 3 भी मल्टीप्लाई होगा अगर आप इस फॉर्म में लिखना चाहें तो 3 V5 आप इस तरह से याद रख सकते हैं। यहाँ पे असल में 3 भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। दिस इज़ द मिस्टेक which occurs from me
तो ये आपके पास आता है 12,516। फ़र्क फिर भी आता है वैल्यू में थोड़ा सा, क्योंकि वो ना कैलकुलेशन एग्जैक्ट कर रहा होता है, अप्रॉक्सीमेशन करके, हम उस तरह से नहीं चल रहे होते। तो ये वैसे ये इतने फ़र्क से आपका कोई आंसर गलत नहीं है, या आपका आंसर ज़्यादा एग्जैक्ट उससे ज़्यादा एक्यूरेट है। तो ये पी इन हमने फाइंड आउट कर लिया। अब ये स्टेटर का अपर लॉस कैसे पावर फाइंड आउट होगी, ये देखें। इसका फार्मूला काफ़ी सिंपल है। ये आपके पास फार्मूला, जैसा कि मैंने आपको बताया, तीन साइड्स पे आपका, यानी जैसे फेजर वोल्टेज जा रहे थे, इसी तरह से तीन साइड पे आपकी करंट जा रही होगी, और साथ में आपके पास क्या होगा जी, आपका रेजिस्टेंस होगा जो रास्ते में आ रहा होगा, R1 इनपुट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये इसका फार्मूला होता है स्टेटर का अपर लॉस पावर का, 3I1 स्केयर R1। ठीक है, तो इसमें अगर आप वैल्यूज़ पुट करो, 3 इंटू I1 की वैल्यू कितनी थी, I1 का रियल पार्ट ही सिर्फ आपने पुट करना है, 18.88 का स्केयर, साथ में R1 की वैल्यू, R1 की वैल्यू आपको याद या 0.641 है, नहीं तो ऊपर लिखी हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ, वो देखें 0.641। ये 3 मैंने आपको बताया क्यों यार जा रहा है, अगर आपको नहीं पता तो ये चलें, मैं यहाँ पे बुक पे देखता हूँ, अगर अवेलेबल है शेप उसकी तो मैं आपको वहीं पे दिखा देता हूँ। अदरवाइज़ ये हो सकता है कि मैं यहाँ पे फिर शेप ही ड्रा करके दिखा दूँ। बुक पे तो नहीं मिल रहा, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखें, वाई कनेक्शन बच्चों ऐसे होता है, ये इनपुट साइड पे आपकी मतलब सप्लाई लगी हुई है ना, यहाँ पे इनपुट, ठीक है, ये आपकी इनपुट है। तो वाई कनेक्शन का ये चक्कर होता है, एक यहाँ पे देगा सप्लाई, एक इसी वायर से मतलब कि एक इसी तरह से यहाँ पे एक कनेक्शन होगा, एक यहाँ पे कनेक्शन होगा, एक यहाँ पे कनेक्शन होगा। यानी कहने से मेरी ये मुराद है, ये ऐसे कह लो, हाँ ऐसे कह लो, यानी ये तीन तरफ सप्लाई दे रही है इनपुट, एक ऊपर इस तरफ, एक नीचे से इस तरफ, एक इस तरफ, और फिर डायरेक्ट नीचे ऐसे जा रहा होगा। तो ये आपका वाई कनेक्शन होता है इस तरह से, ठीक है। तो ये डेट्स वाई 3 बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है। वहाँ पे भी इनपुट यानी यहाँ पे V5, यहाँ से V5 जब जाएंगे तो यहाँ पे तीन मतलब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर V5 जाएगा, और इसी तरह से यहाँ पे जब करंट I1 जाएगा तो वो भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर जाएगा, और R1 यानी कि तीनों का कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगा तीनों इनपुट्स का, दैट्स वाई R1 से भी 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। ये चक्कर है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है इस चीज़ का। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, 3 इंटू 18.88 का स्केयर मल्टीप्लाई विथ 0.641, तो ये बच्चों मेरे पास आती है 685.46 वाट। तो अब आप इसको सॉल्व कर दें यहाँ पे पुट करके, 12,516.3 माइनस 685.46 विच इज़ इक्वल टू, अब इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो कितना आ जाता है, 12,516.3 माइनस 685.46, तो ये मेरे पास आ जाती है बच्चों 11,830.84 वाट। ठीक है जी, ये मेरे पास आ गया एयर गैप पावर। अब एयर गैप पावर आ गया, कन्वेंशनल पावर जो है अगर वो मुझे फाइंड आउट करनी है तो सिंपल सी बात है, जैसा कि मैंने बताया कन्वेंशनल पावर के लिए एयर गैप पावर मैं फाइंड आउट कर रहा था, तो कन्वेंशनल पावर उसने बोला हुआ था कि ये आपने फाइंड आउट करनी है, तो उसका फार्मूला सिंपल है, 1 माइनस एस मल्टीप्लाई विद एयर गैप पावर, ये फार्मूला है इसका। तो इनमें वैल्यूज़ पुट कर दो, देखो 1 माइनस 0.022 मल्टीप्लाई विद एयर गैप पावर 11,830.84, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई देते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ रहा है 11,570.56। ये आपका एक पार्ट हो गया, ठीक है, डी जूस का। दूसरा पार्ट था आउटपुट पावर फाइंड आउट करें। तो आउटपुट पावर बच्चों कन्वेंशनल पावर, यानी जो इनपुट साइड पे एयर गैप पावर फाइंड आउट मतलब एयर गैप पावर को ख़त्म करने के बाद जो हमें मिल रही है वही हमारी इनपुट पावर है। अब ये देखें, जैसा कि आपको पता है आउटपुट साइड पे कब पावर पहुँचती है, जब स्टेटर से रूटर की तरफ आती है, और रूटर के बीच में जो लॉसेस आएंगे वो रोटेशनल लॉसेस ही सिर्फ होंगे। कन्वेंशनल यानी जो कन्वेंशनल पावर यानी जो रूटर पे ट्रांसफ़र होगी, डिलीवर होगी, वो रोटेशनल लॉसेस यानी उसमें से सिर्फ माइनस होंगे और हमें आउटपुट पावर मिल जाएगी। तो यही चक्कर है, यानी कि आप कन्वेंशनल में से सिर्फ रोटेशनल लॉसेस माइनस कर दें पावर वाले, तो आपको आपकी आउटपुट पावर मिल जाएगी। कन्वेंशनल आपने मालूम किया 11,570, और वो आपको शुरू में दी गई थी दूसरी, वो थी हमारे पास 1100 वाट, वो मैंने ऊपर लिख रखी हुई है, दोबारा पढ़ा देता हूँ एक दफ़ा फिर से आपको, वो देखें 1100 वाट। तो अगर हम इसको करते हैं तो ये कितना आता है, 1100 माइनस कर देता हूँ मैं, 10,470.56 वाट, तो ये आ रही है। आउटपुट पावर भी आ गई, कन्वेंशनल पावर भी आ गई, यहाँ पे आपका ये डी पार्ट भी हल होता है। और वीडियो तो काफ़ी लंबा हो रहा है, चलें कोई नहीं, लास्ट 2 पार्ट्स ही रह गए, वो काफ़ी ईजी हैं। ई पार्ट पे चलते हैं हम, ठीक है जी। ई पार्ट पे, ई पार्ट में यहाँ पे बैक पेज पे फाइंड आउट करना चाहूँगा। तो
इंड्यूस टार्क का हमारे पास बच्चों क्या फार्मूला होता है ये मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। ये बुक में आपके ना कुछ मिस्टेक्स हैं, मिस प्रिंटिंग हुई हुई हैं कुछ जगह पे। एयर गैप पावर डिवाइडेड बाय सिंक्रोनस स्पीड, ठीक है। और दूसरे नंबर पे हमने लोड टार्क करना है, तो उसका हमारे पास फार्मूला है अपनी आउटपुट पावर। अब लोड है ना, तो लोड मीन्स हम आउटपुट साइड पे देखेंगे, आउटपुट पावर, ठीक है, डिवाइडेड बाय रूटर की जो स्लिप स्पीड है, ठीक है, उससे डिवाइड करेंगे। तो एयर गैप पावर आपको पता है हमने अभी अभी कैलकुलेट किया, वो कितनी आई है जी हमारे पास 11,830.84, ठीक है, ये आई थी। और ये हमने शुरू में स्टार्ट में फाइंड आउट की थी 188.5 आई थी। इसको कैलकुलेट करने पे हमारे पास आता है 62.76 न्यूटन मीटर, इसका यूनिट है आपके पास अपने टार्क का, ठीक है। और आउटपुट पावर हमने निकाली है, तो कितनी आई है जी हमारे पास, ये देखें 10,470.56, 10,470.56 डिवाइडेड बाय ओमेगा एम हमारे पास कितना था जी, वो ऊपर ओमेगा एम लिखा हुआ 184.3 रेडियन पर सेकंड। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं देखते हैं कितना आता है, 10,470.56 डिवाइडेड बाय 184.3, तो ये आती है बच्चों 56.81 न्यूटन मीटर। अब ये आपका ई पार्ट भी हो गया, फाइनली एफ पार्ट आ गया। एफ पार्ट बहुत इजी है, वो बच्चों कहता है इफिशिएंसी फाइंड आउट करके दे दो। अब मुझे पढ़ाने की भी यार ज़रूरत नहीं है स्पेशली इफिशिएंसी को, तो आपको पता है इफिशिएंसी का क्या फार्मूला होता है। परसेंटेज में चाहते हो तो परसेंटेज में चले करते हैं डायरेक्ट। फार्मूला होता है आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर मल्टीप्लाई विथ 100 परसेंटेज में अगर आप फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इस साइड पे वैसे ये साइन लगाना नहीं चाहिए, मैंने लगा दिया आपको जस्ट बताने के लिए। तो ये देखें आउटपुट पावर हमारे पास कितनी आई है, 10,470। अब ये गलती नहीं करनी कि इनपुट को कन्वेंशनल या एयर गैप पावर समझ के पुट करते फिर हैं। ये आपके सामने मैंने फाइंड आउट की थी, वो √3 वाला फार्मूला लगा के, जो 3v5i1 cos थीटा लगा के हमने फाइंड आउट किया। तो इनपुट पावर हमारे पास कितनी थी, ये देखें, ये इनपुट पावर हमने फाइंड आउट की हुई है 12,516.3 multiply with 100%, then finally you get your answer 10,470.56 ज़रबे 100 डिवाइडेड बाय 12,516.3। तो ये फाइनली जी आपके पास आता है इसका आंसर 83.7 कह सकते हो, 83.7%। वैसे ये 83.65 दे रहा है, जिसको राउंड ऑफ करके 7% कहा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन खत्म होता है। खुदा हाफिज़।